नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर उस सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी चीज की दुनिया में चलते हैं जो हर जिंदा चीज की बुनियाद है, यानी कोशिका। ये वो माइक्रोस्कोपिक दुनिया है जो हम सबको और हमारे आसपास के जीवन को बनाती है। तो एक इंसान में, एक बड़े से पेड़ में और एक छोटे से बैक्टीरिया में क्या चीज कॉमन हो सकती है? सुनने में लगता है कि कुछ भी नहीं, है ना? पर इसका जवाब एक बहुत ही छोटी माइक्रोस्कोपिक बुनियाद में छुपा है जो हम सब शेयर करते हैं। चलिए, इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस लम्हे से जब इंसान ने पहली बार उस दुनिया में झांका जो आंखों से दिखाई ही नहीं देती। ये एक ऐसी छिपी हुई दुनिया का खुलासा था जिसने, आप कह सकते हैं, बायोलॉजी की हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ 1665 में। रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का एक टुकड़ा देखा और उन्हें उसमें छोटे छोटे खाली बक्से जैसी कोई चीज दिखी। लेकिन ये असल में मरी हुई कोशिकाएं थी। असली कमाल तो कुछ साल बाद हुआ, 1670 के दशक में, जब एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जिंदा तैरते हुए चलते फिरते सूक्ष्म जीवों को देखा। समझ लीजिए, एक पूरी की पूरी नई दुनिया का दरवाजा ही खुल गया। अच्छा, अब ये नाम कोशिका या सेल आया कहाँ से? तो हुआ ये कि हुक को जो वो छोटे छोटे बॉक्स दिखे थे ना, उन्हें देखकर मठ के छोटे छोटे कमरों की याद आ गई और उन कमरों को लैटिन में कहते थे सेला। बस वहीं से इस छोटे कमरे का नाम पड़ गया सेल। अब जब ये नई दुनिया दिख गई तो इसके नियम समझने की बारी थी। इन शुरुआती खोजों ने एक ऐसे क्रांतिकारी विचार को जन्म दिया जिसे आज हम सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आप कह सकते हैं कि ये इस धरती पर मौजूद हर तरह की जिंदगी के बुनियादी नियम हैं। तो इस सिद्धांत के, आप कह सकते हैं, 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, दुनिया में हर जिंदा चीज, चाहे वो कुछ भी हो, कोशिकाओं से बनी है। दूसरा, कोशिका ही जीवन की सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी इकाई है। ये 2 बातें तो श्लीडन और श्वान ने बताईं, लेकिन बाद में रूडोल्फ विर्चो ने एक और बहुत जरूरी बात जोड़ी। उन्होंने कहा कि कोशिकाएं, भाई, वो कहीं से भी जादू की तरह पैदा नहीं हो जाती। हर नई कोशिका हमेशा एक पुरानी, पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। ठीक है, तो ये तो हो गए जीवन के नियम जो सब पर लागू होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी कोशिकाएं एक जैसी बनी होती हैं। असल में जीवन के, आप कह सकते हैं, 2 मुख्य डिजाइन या 2 बेसिक ब्लूप्रिंट है। चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो एक तरफ हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये बहुत ही, कह सकते हैं, पुरानी और सिंपल टाइप की कोशिकाएं हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। इनके अंदर कोई असली कंट्रोल सेंटर या न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही कोई दूसरे झिल्ली वाले हिस्से। और फिर दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये ज्यादा मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स हैं। इनमें एक असली न्यूक्लियस होता है, दूसरे कई सारे अंग भी होते हैं, और हम इंसान, जानवर और पौधे सब इन्हीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं। अच्छा, अब इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर भी बड़ी दिलचस्प वैरायटी है। मिसाल के तौर पर पौधों और जानवरों की कोशिकाएं हैं तो दोनों यूकैरियोटिक, लेकिन इनके डिजाइन में कुछ बहुत बड़े फर्क हैं। जैसे पौधों की कोशिकाओं के बाहर एक मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। उनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये दोनों ही चीजें जानवरों की कोशिकाओं में नहीं होती, और यही वो फर्क है जो उनके जीने के तरीके को पूरी तरह से तय कर देता है। तो चलिए अब कोशिका के अंदर एक टूर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। इसे एक बहुत ही बिजी फैक्ट्री की तरह सोचिए, जहां हर हिस्से का एक बहुत खास काम होता है। तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। ये है हमारी फैक्ट्री का कंट्रोल सेंटर, हेड ऑफिस। यहीं पर कोशिका का मास्टर ब्लूप्रिंट यानी डीएनए और क्रोमोसोम रखे होते हैं, और यहीं से सेल की सारी एक्टिविटीज को डायरेक्ट किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है असेंबली लाइन का, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके भी 2 हिस्से हैं। एक है रफ ईआर, यहाँ पर प्रोटीन को असेंबल किया जाता है, और दूसरा है स्मूथ ईआर, जहाँ लिपिड्स यानी कि फैट्स बनते हैं। अब जब प्रोटीन्स बन गए तो उन्हें पैक करके सही जगह भेजने का काम करता है गोल्जी एपरेटस। ये हमारी फैक्ट्री का शिपिंग डिपार्टमेंट है। ये प्रोटीन्स को पैक करता है और उन्हें उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। पर इन सब कामों के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? फैक्ट्री चलेगी कैसे? यहीं पर एंट्री होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। इसका तो एक मशहूर नाम भी है, कोशिका का पावर हाउस।
यही वो जगह है जो एटीपी के रूप में एनर्जी पैदा करती है, जिससे पूरी की पूरी सेल चलती है। अब देखिए, हर फैक्ट्री में एक क्लीनअप क्रू भी तो होता है ना? तो कोशिका में ये जिम्मेदारी लाइसोसोम की है। ये कोशिका का वेस्ट डिस्पोजल और रिसाइकलिंग सिस्टम है। लेकिन इनका एक और बड़ा मशहूर नाम है, सुइसाइड बैग्स, यानी आत्मघाती थैलियां। और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अगर कोई कोशिका बुरी तरह डैमेज हो जाए या इन्फेक्ट हो जाए, तो ये लाइसोसोम फटकर पूरी की पूरी कोशिका को ही खत्म कर देते हैं। ये एक तरह का, कह लीजिए, आत्म बलिदान है, ताकि बाकी शरीर सुरक्षित रहें। अच्छा, अब वापस जरा पौधों की कोशिकाओं पर आते हैं। उनके पास कुछ स्पेशल मशीनरी होती है। एक तो है क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन्हें आप फैक्ट्री के सोलर पैनल समझ सकते हैं। और दूसरा है एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल, जो पानी को स्टोर करता है और सेल के अंदर प्रेशर बनाए रखता है, उसे सख्त रखता है। तो ठीक है, एक कोशिका काम तो कर रही है, लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए या चोट लगने पर खुद को ठीक करने के लिए कोशिकाओं को अपनी जैसी और कोशिकाएं बनानी पड़ती हैं। और इसी प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। और ये जो सेल डिवीजन है, ये भी मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक है माइटोसिस, ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए है, मतलब जब शरीर को बड़ा होना होता है या कोई घाव भरना होता है। इसमें एक सेल से दो बिल्कुल एक जैसी आइडेंटिकल कोशिकाएं बनती हैं। और दूसरा है मियोसिस, ये रिप्रोडक्शन के लिए होता है, जिससे गैमीट्स बनते हैं और इनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। तो यहाँ आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। सेल थ्योरी कहती है कि हर नई कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही जन्म लेती है। ये तो ठीक है, पर अगर ऐसा है तो फिर इस दुनिया की सबसे पहली कोशिका कहाँ से आई? उसकी शुरुआत कैसे हुई? ये वो सवाल है जो हमें सीधे जीवन की शुरुआत के सबसे गहरे, सबसे बड़े रहस्य के सामने लाकर खड़ा कर देता है।